आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आज तारीख है 16 अप्रैल। 16 अप्रैल वही तारीख है जब हिंदुस्तान में पहली बार 1853 में एक ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। ये उस साल की सबसे बड़ी खबरों में से एक थी। कुछ खबरें इसी तरह इतिहास बन जाती हैं और फिर अपनी तारीखों पर हम तक लौटती हैं। ऐसी ही कुछ बड़ी देश और दुनिया जहान की ज़रूरी खबरों का जिक्र करेंगे हमारे न्यूज़ एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर में। तो चलिए बता देता हूं आपको कि किन खबरों पर आज हमारी बात होगी। सबसे पहले बात करेंगे बंगाल चुनाव में कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग की सर्वदलीय बैठक की और जानेंगे कि क्या कोरोना के जबरदस्त शिकंजे के बीच राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रैलियों पर रोक लगेगी। और फिर जानेंगे देश भर में कोरोना संक्रमण के आंकड़े क्या कहते हैं। लखनऊ में हालात तो काफी खराब हैं, वहां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की क्या स्थिति है इसका जायजा लेंगे और फिर करेंगे रुख महाकुंभ का। महामंडलेश्वर कपिल देवदास का कुंभ में भाग लेने के बाद कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। कई श्रद्धालु संक्रमित पाए गए और इसके बाद आज इस पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मीटिंग भी की थी। तो बात करेंगे महाकुंभ जाकर वहां के हालात पर नजर रख रहे आज तक रिपोर्टर संजय सिंह से। और फिर बात करेंगे रेमडेसिविर इंजेक्शन की। तमाम शहरों में इस इंजेक्शन के लिए अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें हैं। WHO कह चुका है कि कोरोना का यह इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी मांग कई गुना बढ़ गई है। यहां तक कि कालाबाजारी हो रही है। तो शुरू करते हैं बुलेटिन, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं हेडलाइंस प्रतीक से। पीएनबी घोटाले में वांटेड हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। फरवरी में ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में नीरव के प्रत्यर्पण पर आखिरी सुनवाई हुई थी। उत्तर प्रदेश में संडे को वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान हो गया है। इस दौरान केवल इमरजेंसी सेवाएं ही जारी रहेंगी। इस दिन व्यापक सैनिटाइजेशन अभियान भी चलाया जाएगा। इसके साथ ही मास्क न पहनने वालों पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। कोविड-19 के मद्देनजर बेंगलुरु विश्वविद्यालय के यूजी, पीजी और इंजीनियरिंग परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के ऐलान के बाद दिल्ली मेट्रो ने भी फ्रीक्वेंसी में कुछ बदलाव किए हैं। 17 और 18 अप्रैल को मेट्रो सेवाएं सभी लाइन पर 15 मिनट के अंतराल में उपलब्ध होगी। वहीं ब्लू लाइन के नोएडा वैशाली और ग्रीन लाइन के इंद्रलोक कीर्ति नगर रूट पर यात्रियों को 30 मिनट तक इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान किया गया था। अभी दिल्ली एनसीआर में बादल छाए हुए हैं और दिल्ली के कई जगह जैसे पश्चिमी दिल्ली के द्वारका, उत्तम नगर, नजफगढ़ इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश भी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के तेहट्टा में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि घुसपैठिए युवाओं से नौकरी और गरीबों से अनाज छीन रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में घुसपैठ की स्थिति बनी रही तो मेरा विश्वास करिए कि ये न सिर्फ बंगाल के लिए बल्कि पूरे देश के लिए खतरा होगा। और आईपीएल 2021 का 8वां मुकाबला पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब के बीच अब तक 23 मुकाबले हुए हैं। चेन्नई को 14 में जीत मिली है जबकि पंजाब को 9 मैचों में सफलता मिली है। तो शुरुआत बंगाल चुनाव से करेंगे, जहां अभी 4 चरण के चुनाव बाकी हैं। 5वें चरण का मतदान कल होना है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से अपील भी की थी कि बंगाल के बाकी बचे 4 चरणों के चुनाव एक साथ कराए जाएं, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ मना कर दिया कि बाकी बचे चरणों के चुनाव को एक साथ नहीं कराया जा सकता। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख और मतदान की तारीख के बीच कम से कम 14 दिन का अंतर होना चाहिए। अब कल का मतदान तो होना ही है, लेकिन बचे हुए 3 चरणों के लिए चुनाव प्रचार को लेकर चुनाव आयोग ने बंगाल में आज सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें राज्य के बाकी 3 चरणों के लिए चुनाव प्रचार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। अब आयोग ने सभी दलों से कोरोना गाइडलाइंस के पालन को लेकर क्या कोई निर्देश जारी किए हैं, मैंने पूछा आज तक रेडियो रिपोर्टर पौलमी साहा से। उस बैठक में कोई फैसला नहीं लिया गया। ये सिर्फ एक तरह से
पॉलिटिकल पार्टी से एक रिप्रेजेंटेशन लेने की कोशिश की गई कि कोविड प्रोटोकॉल्स का जो नियम है वो उनका पालन कर रहे हैं कि नहीं। तो सभी पार्टीज ने अपना एक रिप्रेजेंटेशन दिया। ये क्योंकि ये मीटिंग इसलिए लिया गया था क्योंकि जो कैलकाटा हाई कोर्ट है उनके सामने एक पिटीशन आया था कि इलेक्शन रैलीज, रोड शोज में लोग फॉलो नहीं कर रहे कोविड प्रोटोकॉल्स। तो इसी के चलते सीईओ से जवाब मांगा गया, सीईओ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वेस्ट बंगाल से। उन्होंने मीटिंग बुलाई, उसमें टीएमसी ने ये प्रस्ताव रखा कि आप लास्ट के 3 फेजेस को क्लब कर दीजिए, इससे लोगों का जो एक्सपोजर है, वायरस का जो एक्सपोजर है वो कम हो जाएगा। पर बीजेपी का कहना है कि ये एक तरह से अनफेयर होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा, क्योंकि जो पिछले 5 फेजेस है, 5वां फेज कल होगा, पर जो फेजेस है उसमें सारे कैंडिडेट्स को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली कैंपेन करने के लिए। तो वही अगर आप बाकी के 3 फेजेस के कैंडिडेट्स जिनके सामने अभी भी कैंपेनिंग अपॉर्चुनिटी है, आप उनसे ले लोगे तो एक अनफेयर ये होगा, प्रेसिडेंट सेट होगा। तो इस वजह से बीजेपी का कहना है कि आप नए तरह के, यही कहना था कि आप जो भी जिस तरह का भी निर्देश होगा हम मानने को तैयार हैं। तो ये थी रिपोर्टर पौलमी साहा जो चुनाव आयोग के फैसले के बारे में बता रही थी। लेकिन इस महामारी के संकट के बीच चुनाव आयोग किस तरह के फैसले ले सकता है, चुनाव आयोग के पास इस सिलसिले में कितनी ताकत है, इस पर कानून क्या कहता है, ये सब जानने के लिए मैंने बात की सुप्रीम कोर्ट के लॉयर और अनमास्किंग वीआईपी किताब के लेखक विराग गुप्ता से। चुनाव आयोग की खुद की अपनी गाइडलाइंस हैं, निर्देश हैं जो उन्होंने 6 महीने पहले जारी किए थे। उन्हें पूरा करने के लिए उनकी वैधानिक जवाबदेही है, और जिसे पूरा नहीं करके चुनाव आयोग एक किस्म की, हम बोलें तो आपराधिक लापरवाही कर रहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई है, दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, डॉक्टर विक्रम सिंह ने लीगल नोटिस जारी किया है, और इसके बावजूद चुनाव आयोग अपने नियमों को, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी नियमों को अगर उनको कंप्लाई नहीं करा पा रहा है, यह दुर्भाग्य की बात है। और इसमें बड़ा छोटी सी इसमें बात करनी है कि जितनी भी इलेक्शन रैली होती हैं और रोड शो होते हैं, और वो बगैर चुनाव आयोग की मंजूरी के नहीं हो सकते हैं। तो जब सारी चीज़ें वर्चुअल हो सकती हैं तो चुनाव प्रचार भी वर्चुअल क्यों नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके की जो रैलियों और रोड शो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, उन पर जो उन्हें जो मंजूरी दी गई है उसे रद्द कर देना चाहिए। मैं समझता हूँ देश हित में और कानून के हित में दोनों लिए जरूरी है। ये संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी लोग बराबर हैं, 19 के तहत लोगों को आवागमन का अधिकार है, और 21 के तहत लोगों के एक अपनी जीवन की सुरक्षा का अधिकार है। और सरकारों के आदेश से लोगों की शिक्षा, आवागमन, जीवन के अधिकार, रोजगार के अधिकार को कर्टेल किया जा रहा है। तो रोड शो करना किसी का फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता है, चुनावी रैली करना किसी का फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता है। ऐसे रोड शो और चुनावी रैली से आम जनता के जीवन को धक्का पहुंचता है, उनके जीवन को एक रिस्क पहुंचता है। इसलिए यह संवैधानिक जरूरत भी है कि चुनाव आयोग उन नियमों को फॉलो कराए, और संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को जो शक्तियां हासिल हैं उसके तहत मैं समझता हूं कि पूरे देश की जनता की निगाहें चुनाव आयोग के ऊपर हैं, और गांधारी की तरह अगर वो अपनी पट्टी नहीं बांधे रहेंगे तो उससे एक चुनाव की प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति विश्वास दोनों जगेगा। वरना लोगों को लग रहा है कि एक देश में 2 विधान हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश में 10,000 रुपए का जुर्माना हो गया है, और दूसरी तरफ लाखों लोगों की रैली खुलेआम नियमों को धज्जियां उड़ा रही हैं। तो इससे जो रसूख है कानून का वो कमजोर हो रहा है, और कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो रही है। तो कल बंगाल में 5वें चरण का मतदान है। चुनाव आयोग ने चौथे चरण के चुनावों से सबक लेते हुए 5वें चरण के लिए पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की 853 कंपनियों को तैनात करने का फैसला किया है। कल 6 जिलों में 45 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव कराए जाने हैं। तो कल होने वाले मतदान में कौन सी सीटें हैं जिन पर खास नजर रहने वाली है, जो चुनावी नजरिए से इंपॉर्टेंट है, मैंने पूछा पौलमी साहा से। जी, कल 5वें चरण के मतदान में 45 सीटों पर इलेक्शन होने हैं। नॉर्थ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट में, जलपाईगुड़ी में, दार्जिलिंग में, नदिया डिस्ट्रिक्ट में और बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में। सबसे ज्यादा सीटें जो है वो नॉर्थ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट में है, 16 सीटों पर इलेक्शन होने हैं। तो वहां पर काफी सीटें हैं जो महत्वपूर्ण होंगी। जैसे टीएमसी के मदन मित्रा जो है वो लड़ रहे हैं कामारहाटी से, और
जो बाकी कुछ सीटें जो हम देख सकते हैं वो जैसे है राजारहाट में न्यू टाउन की तरफ, ये काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं जहाँ पर इलेक्शन होनी है। और जैसे कि बारासात में भी इलेक्शन होनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण सीटें यहाँ पर सभी पार्टीज ने कैंपेन किया है। नॉर्थ बंगाल की अगर आप बात करें तो फिर आप जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग की बात करें, बाकी जो है अलीपुरद्वार, कूच बिहार वगैरह वहाँ पर इलेक्शन हो चुके हैं। पर यहाँ पर भी जो इलेक्शन होने ये काफी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिछले फेज में, चौथे फेज में हमने देखा था कि एक बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ था कूच बिहार में, शीतलकुची में। उसके बाद लोगों का मानना है कि इसका इम्पैक्ट जो है आगे के फेजेस में दिखाई देगा। आगे के फेज में स्पेसिफिकली लोग बात कर रहे हैं मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी कंस्टिट्यूएंसीज बहुत है। ऐसे कंस्टिट्यूएंसीज है जहाँ पर 50 से 60% मुस्लिम थे। और क्योंकि जो टीएमसी के पार्टी वर्कर्स थे जो मारे गए वहाँ पर, चारों जिसके ऐसे फायरिंग में मारे गए वो मुसलमान थे, तो लोगों का मानना है कि इसका इम्पैक्ट जो है देखा जाएगा मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर जब वहां पर वोटिंग होगी। पर नॉर्थ बंगाल के जो बचे हुए कंस्टिट्यूएंसीज जैसे कि मैंने कहा जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जहाँ पे वोट हो रहा है, वहां पर भी एक तरह से इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। क्योंकि नॉर्थ बंगाल में 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने काफी ग्राउंड गेन कर लिया था। पर इस शीतलकुची के इंसिडेंट के बाद जिस तरह से उनका ग्रिप रहा है, लोगों का मानना है कि शायद थोड़ा वो हिल जाए। जैसे कि बिमल गुरु जो पहले एनडीए में थे, जिन्होंने फिर दल बदला और जब वो अब्सकॉन्डिंग थे जब 2017 का गोरखा एजुटेशन हुआ, उसके बाद से क्योंकि उनके ऊपर काफी सारे केसेस ठोके गए, वो अचानक से गायब हो गए। उसके बाद 2020 वापस आए और उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर लिया। अब बिमल गुरु का जैसे कि कहना है कि 2017 की गोरखा लैंड एजुटेशन के बाद जिस तरह के हालात बन गए थे नॉर्थ बंगाल में, पूरे उस हालात का जो इम्पैक्ट था वो 2019 में ममता बनर्जी ने फेस किया था। उसका जो गुस्सा था नॉर्थ बंगाल में टीएमसी को सबक सिखाया था। उसी तरह से उनका मानना है कि इस बार 2021 में जो इंसिडेंट हुआ है कूच बिहार शीतलकुची में, उससे लोगों का गुस्सा बीजेपी पे उमड़ेगा कि इस तरह का इंसिडेंट हमने कभी पोलिंग डे पे देखा नहीं था। ममता बनर्जी ने वहां पर जाकर वहां सांत्वना दिखाने की कोशिश की वगैरह वगैरह। बिमल गुरु का कहना है कि ये सारा जो इम्पैक्ट होगा, ये थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है नॉर्थ बंगाल में बीजेपी इसका खामियाजा भरेगी। शुक्रिया पौलमी साहा। देश का शायद ही कोई हिस्सा होगा जहां से बुरी खबरें ना आ रही हों। कहीं अस्पताल से बाहर बिस्तर का इंतजार करते लोग हैं तो कहीं ऑक्सीजन की कमी की शिकायत करते हुए लोग। शमशान के बाहर अंतिम संस्कार के लिए कतार लगी है। लगभग देश के हर हिस्से में यही सब तस्वीरें, यही सब आवाजें दिखाई और सुनाई दे रही हैं। आज ही कोरोना केसेस ने नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। 2 लाख से ज्यादा केसेस आज आए हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान हो गया है। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक रविवार को पूरा प्रदेश बंद रहेगा और सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही जारी रहेंगी। लॉकडाउन के दौरान हर जिले में बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन का काम होगा। इसके साथ ही मास्क नहीं पहनने पर पहली बार में 1,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि दूसरी बार नियम तोड़ने पर 10,000 रुपए देने होंगे। अब रिस्ट्रिक्शन बढ़ रहे हैं तो प्रवासी मजदूरों में एक तरह की इनसिक्योरिटी भी आ रही है कि कहीं फिर से पिछले साल की तरह वो जहां है वहीं न फंस जाएं। तो लखनऊ में जो मजदूर किसी दूसरे राज्य से वापस आ रहे हैं वहां उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन जब इंडिया टुडे ने ग्राउंड पर इसकी पड़ताल की तो तस्वीर कुछ और ही निकलकर सामने आई। इस स्टोरी को कवर कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर अभिषेक मिश्रा। मैंने उनसे बात की और पूछा कि ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है और टेस्टिंग को लेकर क्या कमियां देखने को मिल रही हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, सरकार के आगे सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो माइग्रेंट्स बाहर से आ रहे हैं, खासतौर पे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश इन राज्यों से जो मूवमेंट लगातार बढ़ा है पिछले 10 दिनों में, उसको कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के जरिए संक्रमण को रोकना। लेकिन हम जब पहुंचे हमने देखा कि लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर एक ही काउंटर मौजूद था, जो कि रूटीन में तो काफी है, लेकिन अगर जब ज्यादा गाड़ियां आती हैं, जब वर्कलोड ज्यादा होता है यात्रियों का, तब ये कम पड़ने की स्थिति में होते हैं। वहीं जब आलमबाग बस स्टैंड गए तो हमने वहां पे देखा कि वहां कोई काउंटर ही ऑपरेशनल नहीं थे और हमने वहां की जो एडिशनल रीजनल मैनेजर उनसे बात की तो उन्होंने भी ये बात को माना कि इंफॉर्मेशन उन्होंने पास ऑन करा है आगे, लेकिन अभी तक यहाँ पे काउंटर नहीं लगा है। इस तरीके की हमें तस्वीरें दिखी और जो माइग्रेंट्स हैं वो लगातार ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, ट्रेन के जरिए आ रहे हैं
बसों में खचाखच भीड़ हमें दिखाई दी। लोग कोई सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। जो लोग आते हैं उनके अंदर इतने पैनिक हो रखे हैं कि वो बस अपने गंतव्य की ओर जाना चाहते हैं, इसके अलावा वो कुछ देखते नहीं है। ये सब खामियां हमें नजर आए, जिसको लेकर के अभी प्रशासन के जब संज्ञान में आया तो उन्होंने इस पर एक्शन करने की बात कही है। लेकिन जो ग्राउंड की रियलिटी है वो यही है कि टेस्टिंग को लेकर के जितना सरकार दावा करती है वो पूरा नजर नहीं आता, और भी इसमें काम करने की जरूरत लग रही है, क्योंकि जो लगातार प्रवासी उत्तर प्रदेश में लगातार आ रहे हैं वो एक सबसे बड़ा कारण भी है संक्रमण को बढ़ाने में, और उनकी टेस्टिंग सही से ना हो पाना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जो एजेंडा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे खाली होता हमको नजर आ रहा है। अभी सरकार का एक्शन प्लान क्या है? इस तरह से लापरवाही होगी तो हालात बद से बदतर होने में टाइम तो लगेगा नहीं? देखिए, बिल्कुल, जब ये खबर सामने आई तो सरकार ने इस पर एक्शन लेने की बात की है। आज ही मुख्यमंत्री ने अपनी टीम 11 की जो बैठक की, इससे इस बात पे फोकस दिखाया है कि जो जितने भी प्रवासी बाहर से आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग को सुनिश्चित किया जाए और उसको इस तरीके से किया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति ना छूटे। उन्होंने इसको और टीम्स बढ़ाने की बात कही है। इसके अलावा मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने भी अपनी रिपोर्ट में पाया कि जब हम वहां पहुंचे तो अगर किसी पेशेंट का जब एंटीजन टेस्ट होता है और वो पॉजिटिव पाया जाता है तो महज उसको चेतावनी देके और गाइडलाइन बता करके छोड़ दिया गया। वहाँ कोई इंतजाम नहीं थे कि अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट इस तरीके से रेलवे स्टेशन से निकल रहा है तो अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपने घर तक पहुंचते या जहाँ भी वो जा रहा है तो कितना और ये संक्रमण फैला सकता है। तो इसमें और जरूरत है प्रशासन को काम करने की कि अगर पॉजिटिव कोई पेशेंट है तो या तो उसको खुद वहां पहुंचाया जाए या कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो संक्रमण कम से कम वहां से आगे ना फैलाए। तो इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि सुनिश्चित किया जाए कि टेस्टिंग सही तौर पे हो और जो होम क्वारंटीन की गाइडलाइंस है उसको अच्छे से पालन हो, और प्रशासन इस बात का ध्यान रखे कि जो लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं उनकी आगे जो भी उनको जरूरत है, चाहे होम क्वारंटीन हो या फिर अस्पतालों में भर्ती करना, उसको लेकर के आगे कार्रवाई को तेजी से करें। इसके अलावा अस्पतालों में भी बेड की जो हालत है वो लगातार चरमराती हुई दिखी है। बेड की समस्या पिछले कई दिनों से बनी है, इसको लेकर के भी कहा गया है कि L2 और L3 कैटेगरी के जो अस्पताल है वहाँ बेड्स को बढ़ाया जाए, और खास तौर पर ये भी कहा गया है कि कोई भी दवाई की कमी ना हो। हालांकि सरकार ने दावा किया है और अब बार बार बैठकों के दौर के बाद इसमें अमल में लाने के लिए पूरा तरीके से योजना बनाई गई है, लेकिन देखना होगा कि इसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि जो तादाद है जिस तरीके से रिकॉर्ड नंबर यहाँ पे बनता जा रहा है, 27,000 से ज्यादा 24 घंटे मामले अभी आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती सरकार के लिए जरूर होगी। ये थे अभिषेक मिश्रा। और अब बात उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ की। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने एक बयान में कहा था कि मां गंगा की धारा अविरल है, साधु संत जब गंगा मां का आशीर्वाद लेकर जाएंगे तो उन्हें कोरोना नहीं होगा और ना ही उनसे कोरोना फैलेगा। इस बयान की चौतरफा आलोचना भी हुई थी और अब कोरोना के पंजे महाकुंभ तक पहुंच गए। हालात ये है कि जूना अखाड़े के बाद दूसरे सबसे बड़े नागा सन्यासियों के अखाड़े निरंजनी अखाड़े ने कुंभ से बाहर होने का फैसला किया है। कोरोना की भयावह स्थिति के बीच तीसरे शाही स्नान में 14 लाख लोगों ने डुबकी लगाई थी और बीते 3 दिनों में 1300 लोग संक्रमित पाए गए। मंगलवार को 9 महात्मा और उससे पहले इतने ही संत भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के निर्वाणी अखाड़े के 65 साल के महामंडलेश्वर कपिल देवदास का कुंभ में भाग लेने के बाद कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। मेला प्रशासन के मुताबिक सिर्फ गुरुवार यानी कल 332 लोग संक्रमित पाए गए। हालांकि मेला प्रशासन के पास कोरोना संक्रमण से हुई मौतों का आंकड़ा नहीं है। निरंजनी अखाड़े के सचिव और अखाड़े के कुंभ प्रभारी श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने कल शाम कुंभ में आए सभी संत महात्माओं से कुंभ खत्म करके वापस लौट जाने की अपील की है। लेकिन सवाल यह है कि बड़ी संख्याओं में ये साधु संत जब अपने घरों की तरफ लौटेंगे, जिनमें बड़ी तादाद यूपी और बिहार के लोगों की है, तो कोरोना उन इलाकों में भी फैलने का खतरा है। तो क्या कोई इंतजाम इस तरह का किया गया है कि जिसमें जाने वालों की किसी तरह की कोई टेस्टिंग हो या उन्हें घर पहुंचने के बाद आइसोलेशन में रहने के लिए जागरूक किया गया हो? ये जानने के लिए मैंने बात की आज तक रिपोर्टर संजय शर्मा से। मैं बताना चाहूंगा कि दुनिया में कहीं भी जो भी विज्ञान है, आने वाले को रोकने के लिए तो बहुत सारे इंतजाम है, जाने वाले को रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं है।
बाबा लोगों ने अचानक, उसमें भी जो 10 अखाड़े हैं, 10 अखाड़ों में से सिर्फ 2 अखाड़ों ने, एक बड़ा अखाड़ा है, एक उसका सहयोगी अखाड़ा है निरंजनी और सहयोगी अखाड़ा आनंद, इन दोनों अखाड़ों ने ये कहा कि वो 17 तारीख को अपने कुंभ अवधि के समापन की घोषणा कर देंगे, यानी उनकी तरफ से कुंभ मेला अब उनके अखाड़े के सन्यासियों का समाप्त हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि आगे रामनवमी और चैत्र पूर्णिमा का जो स्नान है पर्व काल का, उस स्नान में उनके सन्यासी सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से कुछ सन्यासी पैदल जाएंगे और स्नान करके आ जाएंगे। टेस्टिंग के काउंटर तो अखाड़ों में शुरू से ही लगे हुए थे, लेकिन सन्यासियों की एक तो इनका ये कहना था कि हमें कोई जांच नहीं करानी, जिसको जरूरत हो कि वो जांच कराएगा, हमें अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अभी जब चित्रकूट के महामंडलेश्वर, चित्रकूट से आए महामंडलेश्वर कपिल देव मुनि नागा बाबा, उनकी जब कोरोना से उनका निधन हुआ, उसके बाद से प्रशासन ने 20 से ज्यादा टीमें, अतिरिक्त टीमें बढ़ाई हैं। पहले जो नियमित टीमें थी वो तो अपना काम कर रही हैं टेस्टिंग का, इसके अलावा और भी लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, संतों को, कि वो कोरोना जांच कराएं। और अभी जो 200 से ज्यादा करीब जो कल जांच सैंपल लिए गए थे, उसमें से 50 के करीब लोग कोरोना पॉजिटिव दिखाई पड़े हैं। तो ऐसे में वैष्णव वैरागी कैंप हो या फिर शैव सन्यासियों का कैंप हो, दोनों ही तरफ कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, कोरोना के शिकार संक्रमित लोगों की। और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें हरिद्वार की सीमा पर या उत्तराखंड की सीमा पर ही रोका जा रहा है, जो भी लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं। यानी कुल मिलाकर शाही के बाद अब ये कोरोना की तबाही का दौर आ गया है। संजय जी, आपने कहा कि अगला स्नान जो कि 17 अप्रैल को होना था वो अब प्रतीकात्मक तरीके से होगा। इस प्रतीकात्मक के क्या मायने हैं, थोड़ा समझाएं। एक तो मैं अपने जो श्रोता हैं जो हमें सुन रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि ये जो 14 अप्रैल का स्नान था वो मुख्य शाही स्नान था। 3 शाही स्नान हो चुके हैं, अब कोई शाही स्नान नहीं है। जो सन्यासी अखाड़े हैं, शैव सन्यासी अखाड़े, उनके स्नान हो चुके हैं। अब ये वैष्णव वैरागियों का स्नान है जो रामनवमी और चैत्र पूर्णिमा का स्नान वो करेंगे। तो इसमें 2 अखाड़ों ने घोषणा की है, वो भी शैव सन्यासियों के अखाड़ों ने, कि उन्होंने कुंभ अवधि को समापन मान लिया है और उनकी तरफ से, उनके अखाड़े की तरफ से 17 अप्रैल को कुंभ का समापन हो गया। कुंभ में जो परंपरा रही है सन्यासियों की, उसमें जब कुंभ का धर्म ध्वजा स्थापित करते हैं, उसके बाद जब कुंभ का मेला समापन होता है, तो उस समय वो अपने अखाड़ों में साधुओं को खिचड़ी भोज करते हैं कि खिचड़ी खाएं और अपने अपने घर जाएं। खिचड़ी का मतलब अब औपचारिक रूप से ऑफिशियली मेला और उत्सव समाप्त हो गया है। तो कल भी हमने प्रशासन से, मेला अधिकारियों से, इन सबसे पूछा था कि क्या इसको जल्दी कट शॉर्ट नहीं किया जा सकता। तब तक वो शाम तक वो यही कहते रहे कि अभी तक हमारे पास ऐसी कोई, ना तो उनकी तरफ से कोई अर्जी आई है, ना हम प्रस्ताव लेकर गए हैं, इसलिए मेला तो चलता ही रहेगा। जैसे ही ये सारी घोषणा मेला अधिकारियों ने की, उसके थोड़ी देर बाद ही निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर ने घोषणा कर दी कि मेला 17 तारीख को उनके अखाड़े की तरफ से समाप्त होगा। और प्रतीकात्मक स्नान का मतलब है कि जब ये स्नान के लिए जाते हैं तो पूरे शाही ताम झाम के साथ जाते हैं, रथ, घोड़े, हाथी, बैंड बाजे, इसके साथ नागा सन्यासियों का जुलूस, तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। कुछ सन्यासी जाएंगे और वो प्रतीकात्मक रूप से वहां पर हर की पैड़ी पे स्नान करेंगे और वहां से चले आएंगे। लेकिन बाकी सन्यासी अपने अपने अखाड़ों के पास जो गंगा की धारा बहती है उसमें वो स्नान करेंगे। तो कुल मिलाकर ये प्रतीकात्मक हो गया। हालांकि निरंजनी अखाड़े की इस घोषणा से बाकी सारे अखाड़े आग बबूला है और उनका ये कहना है कि वो अखाड़ा परिषद से या इन अखाड़ों के साथ अपने रिश्ते तोड़ सकते हैं, क्योंकि किसी एक अखाड़े को यह अधिकार नहीं है कि वो कुंभ समापन की घोषणा करे। ये अधिकार या तो सरकार को है, जिन्होंने अधिसूचना जारी की और सरकारी रूप से अधिसूचित किया कि मेला शुरू हो गया है। मेला के अधिकारियों का यह कहना था कि पहले ही मेला 3 महीना कट शॉर्ट किया जा चुका है। तो इनका यह कहना था कि अब चूंकि बड़ी भीड़ का समय निकल चुका है, 14 अप्रैल को सबसे ज्यादा भीड़ होती है, यानी पीक पर यह मेला पहुंचता है, और अब चूंकि थोड़ी थोड़ी भीड़ होगी जिसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इस बीच में मेला समापन की घोषणा होना, एक इसको कई लोग सकारात्मक पहल मान रहे हैं, कई लोग परंपराओं का उल्लंघन मान रहे हैं। तो एक विवाद का विषय है जिसपे चर्चा हो और जिसपे आपस में बातचीत हो। लेकिन ये बड़ा सवाल जो हम लोग उठा रहे हैं वो ये कि जब ये सन्यासी और ये साधु अपने अपने इलाकों में जाएंगे तो क्या ये वहाँ के लिए स्थानीय लोगों से उनका मेल जोल होगा, तो क्या ये खतरा नहीं होगा? क्या उनको वहाँ पर क्वारंटीन करने के लिए वहाँ का स्थानीय प्रशासन जहाँ जाएंगे उनको कदम उठाना चाहिए और उनको इन्हें क्वारंटीन करने का या आइसोलेट करने का इंतजाम करना चाहिए, ताकि आम जनता से 10 दिन 15 दिन ना मिल सकें और ये अपने लक्षण देखें।
और अब बात करते हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन की, जिसके लिए शहरों शहरों एक क्योस की स्थिति बन रही है। ये इंजेक्शन क्या है? लोग सोशल मीडिया पर इस इंजेक्शन की डिमांड भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि इसके बारे में कालाबाजारी की खबरें भी आ रही हैं। हमारे सहयोगी प्रतीक वाघमारे इस इंजेक्शन और इससे जुड़ी जानकारियों पर नजर बनाए हुए हैं। उनसे पूछते हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसको लेकर इतना शोर है, कोरोना की बीमारी में उसकी क्या अहमियत है? जमशेद, देखिए, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि देश के तमाम हिस्सों में इस इंजेक्शन के लिए लंबी कतारें दिख रही है। लोग अपने सगे संबंधियों से, दोस्तों से, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी इसकी आपूर्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये इंजेक्शन उन मरीजों को दी जाती है जो गंभीर कोरोना संक्रमण से जूझ रहे होते हैं। इस दवा के 6 डोज लेना ज़रूरी है। एक आम समझ ये है कि इंजेक्शन मरीज में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देता है। ये और बात है कि ये कोरोना वायरस पर कोई असर नहीं करता, लेकिन संक्रमित व्यक्ति को इससे आराम ज़रूर मिल जाता है। ये इंजेक्शन हेपेटाइटिस सी के इलाज के लिए कैलिफोर्निया के गिलेड साइंसेज ने 2009 में बनाया था, लेकिन इस दवा ने उस पर कभी काम ही नहीं किया और 2014 तक इस पर रिसर्च चलता ही रहा। बाद में इसका इस्तेमाल इबोला वायरस के इलाज के लिए शुरू कर दिया गया। तब से लेकर इस दवाई का उपयोग कोरोना वायरस के उपचार के लिए किया जाने लगा है। किसी भी वायरस के जेनेटिक मटेरियल में डीएनए या आरएनए मौजूद रहता है। कोरोना वायरस आरएनए वाला वायरस है। नोवल कोरोना वायरस इंसानी कोशिकाओं के अंदर मौजूद एंजाइम की मदद से अपनी कॉपी तैयार करने लगता है। रेमडेसिविर उसी एंजाइम को रोक देता है, जिससे कोरोना वायरस का विस्तार होना बंद हो जाता है। और यही वजह है कि इस इंजेक्शन की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। फिलहाल भारत में इस इंजेक्शन को हिट्रो, कैडिला, सिप्ला, जुबिलियंट, माइलान, डॉक्टर रेड्डीज दवा कंपनियां बना रही है। अच्छा, ये देखिए, कमाल की बात है कि WHO तो कहता है कि रेमडेसिविर को हम कोरोना का इलाज नहीं मान रहे, फिर भी कतार लगी उसे लेने के लिए। देश में भी विदेश में भी कमी देखी जा रही है हर जगह इसकी। तो सरकार इसकी आपूर्ति के लिए क्या रास्ते खोज रही है? जमशेद, पूर्ति के रास्ते तो खोजे जा रहे हैं, लेकिन वो कामयाब होते नहीं दिख रहे। अभी मामले बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपूर्ति भी ज़्यादा है। WHO भले ही कह रहा हो कि रेमडेसिविर कोरोना का इलाज नहीं है, फिर भी डॉक्टर्स मरीजों को इसी इंजेक्शन को लेने का सुझाव दे रहे हैं। इसकी पूर्ति हो सके इसलिए पिछले हफ्ते ही केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था और अभी हल्के और कम लक्षण वाले कोरोना मरीजों को इस इंजेक्शन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। यानी सिर्फ गहरे लक्षण वालों को ही इसकी खुराक दी जाएगी। नीति आयोग के सदस्य हैं वीके पॉल। उन्होंने भी अपने एक बयान में कहा था कि ये इंजेक्शन केवल उन कोविड मरीजों को ही दी जाएगी जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है और वे जो वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। मरीजों और अस्पताल को दवा आसानी से मिले, इसके लिए सरकार ने रेमडेसिविर के सभी घरेलू उत्पादकों को भी सलाह दी है कि वो अपनी वेबसाइट पर सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स की जानकारी दें। केंद्र सरकार ने राज्यों को भी सलाह दी कि इसके इस्तेमाल को लेकर विशेषज्ञों की कमेटी की मदद से तैयार प्रोटोकॉल का ही पालन किया जाए, प्रोटोकॉल के खिलाफ न जाए। फार्मा विभाग भी घरेलू उत्पादनकर्ताओं से उत्पादन बढ़ाने को लेकर विचार विमर्श कर रहा है। इस तरह सरकार ने उम्मीद जताई है कि इन कदमों से दवा की किल्लत दूर होगी और अस्पतालों और मरीजों को दवा मिल सकेगी। जी, तो कई राज्यों से ये भी खबर आ रही है कि इस दवा की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तो ये बताइए कि सरकार इसकी कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए क्या कोशिशें कर रही है? जिस स्पीड से देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार फैल रही है, उसी स्पीड से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी तो है ही। बाजार में इंजेक्शन मिल नहीं रही है और ब्लैक मार्केटिंग इसकी हो रही है। 900 का इंजेक्शन जमशेद 5000 तक बिक रहा है। दूसरी बात यह है कि इस दवा का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा बनती भी नहीं है। कोरोना में जब इसका असर देखा गया तब इसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई गई है। इस इंजेक्शन का एक्सपायरी भी बहुत कम दिनों का होता है, इसलिए जब बीच में कोरोना कम हुआ तो इसका इस्तेमाल भी कम हो गया। बहुत इंजेक्शन बर्बाद भी हो गए थे तब, इसलिए कंपनियों ने इसे बनाना कम कर दिया। लेकिन अब अचानक फिर से इसकी डिमांड बढ़ गई है तो बाजार में ये मिल नहीं रहा है और यही वजह है कि इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। और अभी इधर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों ने रेमडेसिविर की शॉर्टेज को लेकर केंद्र सरकार से शिकायत भी की थी। कई अन्य राज्य से भी शिकायतें आ रही हैं, जिस पर केंद्र सरकार ने इसके उत्पादन को और बढ़ाने और इसकी कीमत को कम करने का वादा किया है ताकि इसकी काला बाजारी रोकी जा सके। तो दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले आपको सुनाता हूं हमारे एक लिसनर अभिषेक तिलांग साहब की एक चिट्ठी।
उन्होंने हमें मेल किया है और कहा है कि सुबह सुबह रेडियो पर खबरें सुनना बड़ा अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया साहब। उन्होंने आगे कहा है कि आपकी जिंगल बहुत कैची है और दिन भर कान में गूंजती रहती है। उम्मीद है कि आज तक रेडियो का एलेक्सा ऐप भी जल्दी आए ताकि एलेक्सा स्पीकर पर भी इसका मज़ा ले सकूं। तो अभिषेक भाई देखिए, ऐसा है कि आपका जो आज तक रेडियो है ये पहले से ही एलेक्सा पर है। हाँ, हो सकता है कि आप प्ले दिन भर कमांड दे रहे हो। कमांड दीजिए प्ले दिन भर ऑन आज तक रेडियो, समझ गए? प्ले दिन भर ऑन आज तक रेडियो, तो एकदम चल पड़ेगा। तो बाकी लोग जो सुन रहे हैं, अगर आपको भी हमसे कुछ कहना सुनना हो, कोई शिकायत करनी हो, कोई तारीफ करनी हो या फिर कोई सुझाव हो, तो आप भी radio@aajtak.com पर ईमेल कर दीजिए। और हाँ देखिए भाई, ये जो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये सब जो सोशल मीडिया की खिड़कियां हैं ना, हम हर खिड़की पर आपको दिखाई देंगे। तो लाइक कीजिए और हमारे डिजिटल रिश्तेदार बन जाइए ताकि बड़े अधिकार से फिर आप हमें सुझाव दे सकें, शिकायत कर सकें और तारीफ भी कर सकें कभी कभी। तो आज के इस एपिसोड की साउंड मिक्सिंग की थी कपिल देव सिंह ने और मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। अपना ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, घर पर रहिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो।